एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल विद 3। और देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। या टेस्ट नंबर आपका 50 है। 49 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए 49 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और 12 जून 2022 को यूपी पीसीएस 2022 का प्री है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, जो नए लड़के जो जुड़ रहे हैं मेरे से, ठीक है, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वो क्या करें कि ये 49 से पहले वाले जो भी टेस्ट हैं उसको एक दिन में 2 या 3 टेस्ट करके ऐसे करके डेली वो देख लें, ठीक है, क्योंकि उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है? पोटेशियम और हाइड्रोजन, गोल्ड और मरकरी, सोडियम और आयरन, पोटेशियम और गोल्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है। देखिए इसमें से कौन जो है कि ज़्यादातर अभिक्रियाशील है और बहुत मतलब सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है कि कौन है, तो वो है आपका पोटेशियम, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता वाला है। और सबसे कम जो है कि क्या है, तो ये है आपका गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड जो है कि सबसे कम अभिक्रिया करता है और पोटेशियम जो है कि सबसे ज़्यादा। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसका उपयोग जो है कि सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, कार्ल बोस, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट। निम्नलिखित में से कौन जो है कि जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो ये है चार्ल्स डार्विन। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न उत्तकों में से कौन से जंतु उत्तकों के प्रकार हैं? संयोजी उत्तक, एपिथीलियमी उत्तक, पेशीय उत्तक, ये सभी। पूछा जा रहा है कि उत्तकों में से निम्नलिखित उत्तकों में से कौन से जंतु उत्तकों के प्रकार हैं? जंतु उत्तकों के प्रकार पूछा जा रहा है। देखिए उत्तक क्या होता है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए उत्तक किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है कि जंतु उत्तकों के प्रकार जो है कि, तो देखिए जंतु उत्तकों के प्रकार आपका संयोजी उत्तक भी है, एपिथीलियमी उत्तक भी है, पेशीय उत्तक भी है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से परितंत्र का हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, अजैव घटक, ये सभी। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से परितंत्र का हिस्सा है। परितंत्र क्या होता है? परितंत्र बोल सकते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ जो है कि परस्पर क्रिया करते हैं, जिनमें वो निवास करते हैं, उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, ठीक है। तो इन सब में क्या आ जाएगा? देखिए सभी पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है, सभी प्राणी भी आ जाएंगे, जो अजैव घटक हैं वो भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि परितंत्र का हिस्सा है ये सभी। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? प्लास्टिक, पेट, कपास, ये सभी। देखिए पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक बहुलक पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। देखिए प्लास्टिक ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, पेट ये भी नहीं है, कपास ये क्या है? ये प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। क्या है ये? तो प्राकृतिक बहुलक है
का पास। ये सी ऑप्शन आपका सही है। चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट। देखिए चाल का मूल मात्रक पूछा जा रहा है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक जो होता है आपका मीटर होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? चाल का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। ये ऑप्शन बी सही है आपका, मीटर प्रति सेकंड चाल का मूल मात्रक होगा। निम्नलिखित में से किस में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? मछली में, स्पंज में, हाइड्रा और स्पंज दोनों में। निम्नलिखित में से किस में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? देखिए परिसंचरण तंत्र के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र जो है कि क्या होता है। परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं या वाहिका तंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर के कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का जो ताप होता है और पीएच होता है वो स्थिर बना रहता है। उसे हम कहते हैं क्या? परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र। और ये नहीं पाया जाता है किस में? तो ये स्पंज में नहीं पाया जाता है और हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब कि हाइड्रा और स्पंज दोनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए प्रयोग करते हैं पेसमेकर का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ का, स्टेथोस्कोप का। चिकित्सक जो होते हैं वो हृदय स्पंद को मापने के लिए जो है कि प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? अपशिष्ट पदार्थ का, ऑक्सीजन का, पचा भोजन का, इन सभी का। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से रक्त जो है किसका परिसंचरण करता है। तो देखिए रक्त जो है कि परिसंचरण करता है अपशिष्ट पदार्थ का, ऑक्सीजन का भी, पचा भोजन का भी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इन सभी का जो है कि परिसंचरण करता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डायलिसिस की विधि किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग की जाती है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। डायलिसिस की विधि जो है कि किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग की जाती है? तो ये जो एक वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में डायलिसिस की विधि प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जननांकिकी, एंटोमोलॉजी, बायोनिक्स, अर्निथोलॉजी। मानव जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है जननांकिकी के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका सही है। अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी की, इसके अंतर्गत जो है कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स की हम बात करें तो प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके इसका उपयोग करके जो है कि इंजीनियरिंग तंत्रों का डिजाइन कर मतलब ये सब सारी चीज़ें जो है कि क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अर्निथोलॉजी की, तो इसमें जो है कि इसका मतलब होता है कि पक्षी विज्ञान, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चुंबकीय प्रेरण की मापन इकाई है डॉप्सन इकाई, टेस्ला, बोल्ट, एंगस्ट्रॉम। चुंबकीय प्रेरण की मापन इकाई है कौन सी? तो ये है आपका टेस्ला। देखिए डॉप्सन इकाई ये किसकी इकाई होती है? तो ओजोन की मात्रा नापने की ये इकाई होती है डॉप्सन इकाई। ठीक है, बोल्ट की हम बात करें तो ये विभवांतर की इकाई होती है, और एंगस्ट्रॉम की हम बात करें तो ये तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई होती है। ठीक है, देखिए जो एंगस्ट्रॉम है ये जो है कि बहुत छोटी दूरी मापता है। ये एक जो है कि एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है कि दूरी का सबसे छोटी इकाई है और उसे तरंगदैर्ध्य मापा जाता है।
हॉर्नबिल महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर। देखिए बात की जा रही है हॉर्नबिल महोत्सव की, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। देखिए ये नागालैंड, ये जो है कि सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है ये नागालैंड का, ठीक है। और ये महोत्सव जो कि हर साल दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। देखिए इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा जो है कि नागा विरासत गांव में ये आयोजित किया जाता है, ठीक है, नागालैंड में। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। खोंगजोम दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, हरियाणा। खोंगजोम दिवस ये जो है कि किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किस राज्य से? तो ये मणिपुर से राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए खोंगजोम दिवस ये प्रत्येक वर्ष जो है कि कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ये मणिपुर में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मतलब कि 23 अप्रैल 1891, ठीक है, इसी दिन जो है कि अंग्रेज मणिपुर युद्ध हुआ था, ठीक है। और खोंगजोम, ये जो खोंगजोम युद्ध है, इसमें शहीद हुए जवानों की शहादत को बड़े ही सम्मान के साथ जो है कि याद किया जाता है इस दिन, इसलिए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। तंजौर पेंटिंग 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विकसित भारत के किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, तमिलनाडु, उड़ीसा, त्रिपुरा। तंजौर पेंटिंग की बात की जा रही है जो कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विकसित है। ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका तमिलनाडु से। बी ऑप्शन आपका सही है। भारत के प्रसिद्ध उत्पादों को उनके लिए जीआई टैग प्राप्त स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड दिया गया है। देखिए चंदेरी की साड़ियाँ, इसकी हम बात करें तो चंदेरी की साड़ियाँ ये कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं। पश्मीना शाल ये जम्मू एवं कश्मीर। बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश। और ब्लू पार्ट्री ये है आपका राजस्थान। तो ये हो जाएगा कौन सा? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 कौन सा है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें जीआई टैग की, ठीक है, तो जीआई टैग जो है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेत, ठीक है। ये क्या होता है कि जीआई टैग जो है ना एक प्रतीक है, मतलब एक लेबल है जो कि मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है, जीआई टैग। देखिए आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा अपने अपने एरिया का जीआई टैग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके एरिया का जीआई टैग क्या है, ठीक है। देखिए जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जोरवे संस्कृति का नहीं है? इनाम गांव, दैमाबाद, मेहरगढ़, चंदौली। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है कि जोरवे संस्कृति का नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जोरवे संस्कृति का नहीं है कौन सा? इनाम गांव ये भी जोरवे संस्कृति का है, दैमाबाद ये भी है, ये चंदौली ये भी है, मेहरगढ़ जो है कि जोरवे संस्कृति का नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें जोरवे संस्कृति की, तो जोरवे संस्कृति का सबसे विस्तृत उत्खनन केंद्र महाराष्ट्र है, ठीक है। जहाँ पे उत्खनन स्थल कौन कौन सा है? नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, सोनगांव, ये सब सारे जो है कि ये स्थल हैं, ठीक है। देखिए जोरवे संस्कृति जो है कि ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे कि दैमाबाद की बात करें और इनाम गांव की बात करें तो इसमें जो है कि नगरीकरण की प्रक्रिया जो है कि शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सिंधु सभ्यता का कौन सा एकमात्र नगर था जिसके दोनों टीले एकमात्र सुरक्षा दीवार से घिरे थे? सुरकोटदा, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल। पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा एकमात्र नगर था जिसके दोनों टीले
एकमात्र सुरक्षा दीवार से घिरे थे। वो कौन सा स्थल था? तो वो स्थल था आपका कालीबंगा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो है कि कालीबंगा ही सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जिसके दोनों टीले एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे थे। कालीबंगा में कोई भी घरेलू और सार्वजनिक नाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पे लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये है आपका राजस्थान, हनुमानगढ़ में। सुरकोटदा ये कहाँ पे है? ये कच्छ के रन गुजरात में है। रंगपुर ये अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल ये भी आपका अहमदाबाद गुजरात में है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत पूरा स्थल कौन सा है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत पूरा स्थल कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। कौन सा है सबसे विस्तृत पूरा स्थल? तो वो है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये जो है कि हरियाणा राज्य में स्थित है और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा तथा विस्तृत स्थल है। देखिए इस स्थल की खोज किसने किया था? तो इस स्थल की खोज जो है कि 1969 में कौन किया था? तो सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने किया था। देखिए यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं राखीगढ़ी से। अगर हम बात करें लोथल की, लोथल कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में और 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा जो कि उत्खनन किया गया था। मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो ये है आपका पाकिस्तान में सिंध प्रांत में और ये 1922 में जो है कि राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। कालीबंगा जो है कि कहाँ पे? हनुमानगढ़ राजस्थान में है और इसका जो है कि उत्खनन जो है कि 1953 में किसने किया था? तो 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था इसका उत्खनन। ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपको पिछले वीडियो में, आधुनिक मानव का उद्भव हुआ भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना था। तो आधुनिक मानव का उद्भव जो है कि कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ अफ्रीका में। सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है कि किस गवर्नर जनरल ने किया? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है study-with-325। फेसबुक पे एक मेरा पेज है study-with-3 के नाम से और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022 और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट्स किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।